बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सबको पाकिस्तान का 75वां यौम आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला पाकिस्तान को हमेशा कायम रखे और पाकिस्तान की मुश्किलात को ख़त्म करे और पाकिस्तानियों के लिए आसानियाँ पैदा करे अल्लाह ताला। और जैसा ये मुल्क बनाते वक्त हमारे बुज़ुर्गों ने सोचा था और जो हमारे ख्वाब हैं इस मुल्क को लेकर, अल्लाह ताला उन्हें पूरा करे, आमीन। अब आ जाएँ स्टोरी की तरफ। यहाँ बहुत सारी स्टोरीज़ हैं। नवाज शरीफ साहब का एक पैगाम है यौम आज़ादी पे, उसका पोस्टमार्टम बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्होंने बहुत अजीब बातें की हैं, वो मैं आपके सामने भी रखता हूँ। तालिबान कहाँ तक पहुँच गए हैं, काबुल और तालिबान का फासला कितना कम रह गया है और तारीख़ी कामयाबियाँ उन्होंने गुज़िश्ता 24 घंटे में हासिल की हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले एक ख़बर मैं आपके सामने रखता हूँ और वो ख़बर है, ये मेरे सामने डाटा, ये डाटा है एशिया पैसिफिक ग्रुप का। एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से एक डाटा जारी करता है। फैटफ को इसके डाटे की ज़रूरत होती है और फैटफ के साथ मिलकर ये काम करता है। फैटफ में जो मुल्क हैं उसकी लिस्ट में उनके हवाले से उनकी कारकर्दगी की पूरी एक रिपोर्ट है जो यहाँ पे जारी की गई है एशिया पैसिफिक ग्रुप की जानिब से। 40 रिकमेंडेशंस हैं जो फैटफ कहता है मुल्कों को कि इनको आप पूरा करें। जो पहले नंबर पे ममालिक हैं जिन्होंने सबसे अच्छा काम किया उसमें बरतानिया, सऊदी अरब और इटली हैं। इन्होंने 40 में से 38 रिकमेंडेशंस या सिफारिशात जो थी उन पे अमल कर लिया। 40 में से 38 पॉइंट्स पे अमल किया। दूसरे नंबर पे पाकिस्तान, रशिया और इंडोनेशिया है। इन्होंने 40 में से 35 नुकात के ऊपर पूरा अमल कर दिया। तीसरे नंबर पे साउथ कोरिया है, 32 नुकात पे अमल किया। चौथे पे अमेरिका है, 31 नुकात पे अमल किया। पाँचवें पे कनाडा है, 29 नुकात पर अमल किया। छठे पे तुर्की है, 28 नुकात पे अमल किया। और सातवें पे ऑस्ट्रेलिया है, 26 नुकात पर अमल किया। आठवें पे चाइना है, 25 नुकात पर अमल किया। नौवें पे मैक्सिको है, 24 नुकात के ऊपर उन्होंने अमल किया। इंडिया किधर है? इंडिया और कहीं बहुत नीचे होगा, और भी मुल्क इसके अंदर बहुत सारे होंगे, लेकिन ये आपको मैंने दिखा दिया कि किस किस मुल्क ने कितने कितने नुकात पे अमल किया। पाकिस्तान से कम अमल करने वाले मुल्क कौन से हैं? कोरिया, अमेरिका, कनाडा, तुर्की, ऑस्ट्रेलिया, चाइना, मैक्सिको, ये तो सारे वाइट लिस्ट में हैं। इनमें से तो कोई भी ग्रे लिस्ट में नहीं है। तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डालने का खेल अब आपको समझ आ जाना चाहिए कि ये ज़्यादती है, जुल्म है, और यही वो खेल है जो इमरान खान के साथ खेला जाता है। यानी अमेरिकी सदर दबाव डालता है कि मैं कॉल ही नहीं करूँगा जी, मैं नाराज़ हो गया हूँ। भाई जो दुर्गत अमेरिका की और अमेरिकन सदर की इमरान खान ने बनाई है, जिस तरीके से उनको एक्सपोज किया है, जैसे वो जूते खाकर और जूतियाँ छोड़ के वहाँ से भाग रहे हैं अफ़गानिस्तान से, तो ऐसी सूरत हाल में कैसे मुमकिन है कि जो बाइडन बड़ा खुश हो गए इमरान खान को फ़ोन करे? नहीं करेगा, बेइज्जती के ऊपर मज़ीद बेइज्जती नहीं करवाएगा। ये डाटा बहुत ज़रूरी था, मैंने आपके सामने रख दिया, आप इसको याद रखिएगा। अब आ जाए मियां नवाज शरीफ साहब का पैगाम। उन्होंने एक पैगाम दिया, उसका एक हिस्सा छोटा सा आपको सुनाऊंगा भी। उन्होंने कहा कौम को सोचना चाहिए कि 72-73 साल से आज़ादी तो मना रहे हैं, एक्चुअली 72-73 नहीं, 74 साल से मना रहे हैं। और बीच हाँ, क्योंकि पिछले 2-3 साल से नवाज शरीफ साहब नहीं मना रहे तो इसलिए वो उन्होंने निकाल दिए हैं। लेकिन मना कौम जो है वो ये 75वां यौम आज़ादी मना रही है। मियाँ साहब 72वां या 73वां मना रहे हैं क्योंकि वो नाराज़ हैं और शायद 1-2 दफ़ा उन्होंने नहीं मनाया। मगर सवाल ये उठता है कि क्या हम वाकई आज़ाद हैं, खुद आज़ाद फैसले करते हैं? 22 करोड़ आवाम वाक़ईतन आज़ाद है, रहने का, काम करने की, बसने की, अपने मामलाते आज़ादी से हम फैसले करने की हमारे अंदर ताकत, हैसियत और क़ुव्वत है? ये मियाँ साहब ने पूछा। और ये आज सोचना चाहिए कि हम वाकई कोई अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के दौर से तो नहीं गुजर रहे, या ये सोचना बहुत ज़रूरी हो गया है कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करके अपने ही लोगों की ग़ुलामी में तो नहीं आगे हम? ये सोचने की बात है। ये मियां नवाज शरीफ साहब ने कहा है। कैसे कहा, मैं आपको सुना देता हूँ। ये आज सोचना चाहिए कि ये हम वाकई कोई अभी तक भी कोई ग़ुलामी का दौर से तो नहीं गुजर रहे। ये बहुत ज़रूरी है कि हम अगर अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से आज़ादी हासिल करके अपने ही लोगों की ग़ुलामी में आ जाएं तो फिर ये सोचने वाली बात है। ये जी मियां नवाज शरीफ साहब कह कर गए हैं कि अंग्रेज़ों की ग़ुलामी से। पहले तो इसका जवाब देते हैं, फिर आपको एक और चीज़ बताते हैं। और एक और क्लिप है मियां नवाज शरीफ साहब का जो बाद में हुआ। PMLN ने जितनी वीडियो शो की है, जितनी वीडियो दिखाई है, वो कटी हुई है। मियां साहब की आज की पूरी वीडियो जो है उसके अंदर ज़रा कुछ और भी है, वो मैं आपको भी सुनवाऊँगा। मुस्लिम लीग नून ने उसको छुपा लिया था, एडिट कर लिया था, लेकिन असल वीडियो मैं आपको दिखाऊंगा जिसके अंदर कुछ और भी है। अच्छा, मामला ये है
کہ یہ کہہ کون رہا ہے غلامی اور آزادی کی بات؟ ایک ایسا آدمی میاں نواز شریف صاحب 3 دفعہ کے وزیر اعظم جو جیل کاٹ رہے ہیں اس وقت اصولی طور پہ، یعنی اس وقت وہ جیل میں بند ہیں اور اپنی کرپشن کے اوپر سزا بھگت رہے ہیں جو عدالت نے ان کو سزا دی ہے، جیل کاٹ رہے ہیں بیسیکلی، اور پاکستان کے قانون کے خلاف اسپیشل گنجائش پیدا کرتے ہوئے میاں صاحب کے لیے گنجائش پیدا کی گئی ڈیل کے تحت یا جس طرح بھی، یا ان کو آزادی بہت پسند ہے۔ میاں نواز شریف صاحب کو آزاد کیا گیا، نہ صرف آزاد کیا گیا بلکہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ ہے کہ ایک قید کاٹنے والے قیدی مجرم کو نکالا گیا جیل سے اور اس کو بیرون ملک علاج کے لیے بھجوا دیا گیا، جہاں وہ پولو میچ دیکھتا ہے، جہاں وہ کرکٹ میچ دیکھتا ہے، جہاں وہ شادیوں میں شرکت کرتا ہے، جہاں وہ ملک کے دشمنوں سے ملتا ہے، جہاں وہ سیاست کرتا ہے، جہاں وہ پالیٹکس کرتا ہے، جہاں وہ روزانہ کی بنیاد کے اوپر تقاریر کرتا ہے اور بڑے جوش و خروش کے ساتھ چیزوں میں حصہ لیتا ہے اور پارکوں میں واک بھی کرتا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے وہ، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، لیکن اس کو لگتا ہے آزادی نہیں ہے۔ میاں صاحب آپ تو آزادی کا شکوہ نہ کریں، آپ سے زیادہ آزاد آدمی تو شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی پیدا نہیں ہوا۔ اور انگریزوں کا آپ نے ذکر کیا، یعنی انگریزوں کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انگریزوں سے آزادی، تو آپ تو خود ان کے ملک میں چلے گئے ہیں، یعنی آپ نے جب یہاں جیل سے آزادی حاصل کی تو آپ سب سے پہلے انگریزوں کے ملک میں گئے، آپ کو دنیا میں کوئی اور ملک نہیں ملا، آپ سیدھا انہی انگریزوں کے پاس گئے جن کے غلام ہوا کرتے تھے ہم لوگ پہلے، جنہوں نے یہاں پہ حکمرانی کی ہمارے اوپر اور ہمیں غلامی کے دور میں رکھا، اور آپ کہہ رہے ہیں آپ ان کے مخالف ہیں۔ اگر آپ ان کے مخالف ہیں تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں آپ ان کے ملک سے نکل جائیں، ہم آپ کو ویزے میں ایکسٹینشن نہیں دیتے، تو پھر آپ نکل جائیں ان کے ملک سے۔ اگر انگریز آپ کو اتنے برے لگتے ہیں تو لوگوں نے انگریزوں کو یہاں سے بھگا دیا تھا اور ان سے آزادی حاصل کی تھی، اب آپ وہاں ان کے پاس پہنچ گئے ہیں، یعنی ہم نے ان کو نکال کے ان سے آزادی حاصل کی، آپ ان کی غلامی کرنے کے لیے دوبارہ ان کے ملک میں پہنچ گئے ہیں۔ اور وفاداری کا حلف کس نے لیا ہوا ہے؟ ملکہ کی وفاداری کا حلف لینا پڑتا ہے جب بھی آپ کبھی برطانیہ کے نیشنل بنتے ہیں، تو آپ وہاں کی شہریت لیتے ہیں تو آپ کو ملکہ کی وفاداری کا حلف لینا پڑتا ہے۔ تو میاں صاحب آپ کے بچوں نے، آپ کے پوتوں نے، آپ کے نواسوں نے، آپ کے بے شمار رشتہ داروں نے ملکہ کی وفاداری کا حلف لیا ہے، غلامی کا حلف لیا ہے، آزادی کو چھوڑ کر۔ یہاں پاکستان کے ہرے پاسپورٹ کے لیے آپ کو کوئی حلف ایسا نہیں لینا پڑتا غلامی کا، لیکن وہاں پہ آپ کو لینا پڑتا ہے، لہذا آپ کے پورے خاندان نے، آدھے سے زیادہ خاندان نے حلف لیا ہوا ہے ملکہ کی وفاداری کا، غلامی کا، تو پھر آپ آزادی کی بات کر رہے ہیں، اچھی نہیں لگتی۔ آپ کی اولاد برٹش نیشنل ہے، اولاد وہاں پہ رہتی ہے، آپ کی جائیدادیں وہاں پہ ہیں، آپ کا کھانا پینا وہاں پہ ہے، آپ کا علاج وہاں پہ ہے، آپ کا رہنا وہاں پہ ہے، آپ لوگوں کی اموات وہاں پہ ہوتی ہیں، آپ لوگوں کی جو شادیاں ہیں وہ بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، صرف اقتدار کے لیے آپ پاکستان میں آتے ہیں یا خدا نہ خواستہ دفن ہونے کے لیے، یعنی یہ ملک صرف اقتدار کے لیے ہے۔ دیکھیں پہلے گورا آیا تھا برطانیہ سے اقتدار کے لیے، اس کا سارا کچھ وہاں پہ تھا، لیکن وہ اقتدار کے لیے پاکستان آیا تھا، انڈیا آیا تھا، برے صغیر پہ اقتدار کر کے گیا واپس، بڑی مشکل سے نکالا۔ اب آپ آتے ہیں وہاں سے اقتدار کے لیے، باقی تو اور کوئی چیز آپ نے یہاں پہ رکھی نہیں۔ مثال کے طور پہ مریم نواز نے یہ ایک، بلکہ پہلے وہ چیز جو میں آپ کو بتاؤں جو پوری ویڈیو نہیں دکھائی گئی تھی، اس کا ایک حصہ جو رہتا ہے ذرا یہ بھی آپ سن لیں۔ میاں نواز شریف صاحب ویڈیو کے آخر میں یہ فرما رہے ہیں کہ ذرا کیمرہ بند کر دیں، اور کیمرہ بند ہو جاتا ہے۔ برطانوی وزیر اعظم کی یہ جرت نہیں ہے کہ برطانیہ میں لوگوں کو کہ کیمرہ بند کر دیں، میڈیا وہاں کھڑا ہوا ہے، آپ وہاں پہ بھی کیمرہ بند کروا دیتے ہیں میاں صاحب، پھر آپ آزادی کی بات کرتے ہیں، آزادی اظہار رائے کی بات کرتے ہیں، میڈیا کی آزادی کی بات کرتے ہیں، وہاں پہ صحافی آپ اپنی پسند کا بلاتے ہیں اور اس کو آپ کہتے ہیں کیمرہ بند کر دیں، اور آپ کے بندے ہاتھ سے اشارہ کر کے کیمرہ بند کروا دیتے ہیں۔ یہ میڈیا کی آزادی ہے، اور آپ آزادی والے دن یہ پیغام دے رہے ہیں آزادی کا، یہ بھی آپ ذرا دیکھ لیں اور سن لیں اس کو۔ اب آپ یہ دیکھیں جی، مریم نواز صاحبہ نے اپنے بیٹے کی شادی کا جو کارڈ پوسٹ کیا اور کہا جی مہمان نہیں جا رہی، تو اس میں مریم نواز صاحبہ نے جو جگہ لکھی ہے ذرا وہ دیکھیں آپ۔ یہ جو جگہ ہے جی، اس کا نام ہے لینڈسبرو، اور یہ ہائیڈ پارک کارنر پہ ہے، اور بہت مہنگی جگہ ہے، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ برطانیہ کا سب سے مہنگا یہ ہوٹل ہے تو یہ بات غلط نہیں ہے۔ اور وہ میں آپ کو کیسے کہہ رہا ہوں، وہ میں آپ کو ایسے کہہ رہا ہوں کہ
द लग्जरी ट्रैवल एक्सपर्ट्स ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, तो उन्होंने बरतानिया के लंदन के इस होटल का इंतखाब किया था कि ये सबसे लग्जरी है, सबसे बड़ा लग्जरी शानदार किस्म का वहाँ पे होटल है और ये सबसे महंगा भी है। इसके ऊपर एक स्टोरी है जो मैंने यहाँ पे निकाल के रखी हुई है और ये स्टोरी द टेलीग्राफ ने छापी थी और उन्होंने लिखा था कि लंदन्स मोस्ट एक्सपेंसिव होटल, कि ये लंदन का सबसे महंगा होटल है लेंसब्रॉफ, और इसमें शादी कर रहे हैं जी मरियम नवाज़ के भेजे हुए कार्ड के मुताबिक शादी हो रही है इसमें कैप्टन सफदर के बेटे जुनैद सफदर, उनके बेटे की। अब जो ये शादी हो रही है, ये शादी पाकिस्तान में भी हो सकती है, लेकिन पाकिस्तान में तो खुशियाँ नहीं मनाई जाती, पाकिस्तान में तो शादियाँ नहीं की जाती, वो तो बरतानिया में की जाती हैं। तो हर खुशी, हर गमी, हर चीज़ तो बरतानिया में है, यहाँ पे तो सिर्फ सियासत के लिए आना होता है और मरियम नवाज़ साहिबा जा नहीं सकती, हुकूमत उनको जाने भी नहीं देगी। बहरहाल ये सबसे महंगा होटल है और इसका ख़र्चा ये होगा कि पाकिस्तानी रुपयों में आपको बताऊं कि एक मेहमान का ख़र्चा इस होटल में जो आएगा, फ़ी मेहमान का ख़र्चा 3 लाख रुपए पाकिस्तानी है। 3 लाख रुपए पाकिस्तानी। ये तो कौम का मजाक उड़ाने वाली बात हुई ना, कि आप कहते हैं कौम बहुत गरीब है, लोगों की बड़ी मुश्किलात हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी दौलत है आपके पास, इतनी दौलत है आपके पास कि आप एक शादी कर रहे हैं और शादी कर रहे हैं, फ़ी मेहमान 3 लाख रुपया होटल को सिर्फ खर्चा दे रहे हैं और ये सिर्फ एक इवेंट है, इसके अलावा तैयारियां बाकी हैं, बाकी सब कुछ अलग है। तो फिर आप कहते हैं कि आज़ादी, फिर आप कहते हैं कि अंग्रेज़ों से आज़ादी, पैसा आप उनको खिला रहे हैं, फ़ायदा आप उनका कर रहे हैं, लेकर आप लोग यहाँ से जाते हैं, ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। दूसरी तरफ एक बड़ी इंपॉर्टेंट खबर जो है वो ये है कि तालिबान ने एक दिन में 7 दारुल हुकूमत फ़तह कर लिए हैं, यानी कल्लात, त्रीनकोट, पुले आलम, फ़ैरोज़को, कलवा आलम और लश्करगाह। फाइनली लश्करगाह फ़तह हो गया है। काबुल से 90 किलोमीटर दूर थे कल तक तालिबान, आज तालिबान काबुल से सिर्फ 50 किलोमीटर दूर हैं। काबुल किसी वक्त भी फ़तह हो सकता है। अमेरिकन अपने फ़ौजियों को फौरी तौर पे भेज रहे हैं, 3000 फ़ौजी उनके आ रहे हैं। बरतानवी बहुत बड़ी तादाद में काबुल में फंस गए हैं और उनके लोगों को निकालने के लिए बरतानिया ने पहले तो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगाया कि उजलत में वो जिस तरह निकले हैं उनकी वजह से हमारे लोग वहाँ पे फंस गए हैं। बरतानिया ने अपनी रॉयल एयरफोर्स को मुतहर्रिक किया है और उन्होंने कहा कि अगर हमें जवाब देना पड़ा या लड़ाई करनी पड़ी तो हम बम्बारमेंट भी करेंगे, लेकिन हमें हर हाल में अपने शहरियों को यहाँ से निकालना है। और निकालने के लिए उन्होंने फ़ौजी दस्ते दोबारा अफ़गानिस्तान भेजने का फ़ैसला किया है। ऐसी उजलत की ये जो है सूरत हाल है जिसमें इनखला हो रहा है कि अमेरिकन कभी जाते हैं कभी आते हैं, कभी समझ उनको नहीं आ रही कि किस तरीके से सारी सूरत हाल को मैनेज करना है। बहरहाल तालिबान आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, बड़े बड़े महलों के अंदर उनकी फुटेजेज आ रही हैं, वीडियोज़ आ रही हैं, वो बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, लंबे सफ़र करके पहुँचते हैं, कई जगह पे लड़ना पड़ता है, कई जगह बगैर लड़े वो कामयाब हो जाते हैं। बहरहाल बहुत बड़ी बड़ी कामयाबियाँ हैं जो तालिबान को मिल रही हैं और वो आगे बढ़ते जा रहे हैं। अशरफ गनी के पास अब बहुत महदूद गुंजाइश है, ऑप्शंस बहुत महदूद होती जा रही हैं। बहुत मुमकिन है कि उसको रिज़ाइन देना पड़े और बहुत मुमकिन है कि वो अब काबुल से भाग जाए। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।